नमस्कार साथियों। जनसुलभ पुस्तकालय का ये जो उपक्रम है, उन्होंने ये अनुरोध किया था कि जो नया कहानी संग्रह है प्रलय में नाव, इस पर कोई बात जो है वो अपनी जो बात है वो उस पर मैं रखूं। यद्यपि कहानियों पर लेखक के लिए कहने को कुछ रहता नहीं है, क्योंकि ये पढ़ने वाले जो हैं वो इस बात को तय करते हैं। पर इतनी बात शायद हो सकती है कि ये जो कहानियाँ हैं ये कब लिखी, और कहानी की भी कोई कहानी होती है शायद, तो वो क्या है और किस तरह यह जो संग्रह है इसकी अलग अलग कहानियाँ आई। बस्तर पर जो कहानियाँ लिखता रहा हूँ, तो उसमें से एक कहानी इस संग्रह में है। शीर्षक है इसका जंगल में चोरी। पहली कहानी वही है। संग्रह जो है उसमें कुल मिलाकर के 8 कहानियाँ इसमें हैं, छोटी बड़ी सभी जो कहानियाँ हैं उनको मिला के, और इसी क्रम से जो इसकी अनुक्रमणिका है उसी क्रम से मुझे लगता है कि चलूँ और अपनी बात रखूँ तो शायद ठीक रहेगा। अर्पण भाई का ये अनुरोध था कि इन कहानियों के लिखने के बारे में और इनके होने के बारे में कहीं कुछ बात मैं अगर कर सकूं तो निश्चित तौर पर उसी बात से अपनी बात को मैं शुरू कर रहा हूं। ये कहानी जो पहली है जंगल में चोरी, ये 2.5-3 पेज की कहानी, मेरे ख्याल से 3 पेज है, 3.5 पेज करीब इसमें, इस किताब में 3.5 पेज करीब ये कहानी आई है। और अपने आकार में मुझे नहीं लगता कि कहानी को शायद इस तरीके से देखा जा सकता है कि कहानी कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, क्योंकि कोई रचना अपना विस्तार लेती ही है। वो जितनी होती है वहाँ तक वो जाना चाहती है और वहाँ तक वो जाती है। तो ये कुल मिला के छोटी ही कहानी अपने आकार में जो है 3-3.5 पेज में आई है ये। और इस संग्रह की सबसे पुरानी कहानी है ऐसा कह सकता हूँ। 2012 में जो कहानियाँ 2012-13 में मैंने बस्तर में लिखी थी उसमें से ये कहानी है, और 2012 की लिखी हुई ये कहानी है। और उसी साल समालोचन पत्रिका में ये कहानी छपी थी। शीर्षक इसका दूसरा था। ये जो है बाहरी दुनिया का फालतू, इस शीर्षक से ये आई थी। और बाद में इस कहानी को थोड़ा मैंने ठीक किया। ये मैं करता रहता हूँ कि एक बार जो लिखा तो फिर कभी बाद में किसी और किताब में वो आए तो एक बार उसको पढ़ लेता हूँ। कुछ अगर उसमें लगता है कि कोई चीज़ है जिसे ठीक करना चाहिए तो वो करता हूँ। तो ये फिर जंगल में चोरी शीर्षक से कुछ जगहों पर और प्रकाशित हुई आई। और एक समाचार पत्र जो है वो अपने रविवारी में कहानी छापता था। ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि समाचार पत्रों में कहानी के लिए जगह हो और वो भी लगातार जो है, तो ये एक बड़ी
वैसी बात थी। और दैनिक भास्कर के उस रविवारी अंक में उन्होंने इस कहानी को छापा, शायद इसलिए ले लिया क्योंकि ये आकार में छोटी थी और उनकी ज़रूरत के हिसाब से। यद्यपि जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता कि कहानी के छोटे या बड़े होने से कुछ होता है या उसको उस तरीके से देखा जाना चाहिए। पढ़ने वालों के पास शायद बहुत अपने तरीके होंगे, बहाने होते होंगे या देखने का अपना तरीका होता होगा कि भाई हमारे पास वक्त नहीं है, या जो है छोटी कहानी और बड़ी कहानी को शायद इस तरीके से लोग देखते होंगे। पर मेरा मानना है कि ऐसी बात नहीं है। तो उसमें वो कहानी आई थी। और इसके बाद आकाशवाणी ग्वालियर में इसकी रिकॉर्डिंग भी एक बार हुई। और एक रोचक वाक़या ये है कि कोचीन में, केरल में एक लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था। केरल की गवर्नमेंट कराती रही है और कोविड के टाइम शायद बंद हो गया, पर पहले ये हर साल होता था। उसमें एक मल्टी लैंग्वेज स्टोरी रीडिंग का वो सेशन रखते थे। तो उसमें ये कहानी मैंने पढ़ी थी। तो उस समय में उनका अनुरोध ये था कि कहानी जो पढ़ी जाए तो उसको अंग्रेज़ी में उसका तर्जुमा कर लिया जाए। ये भी एक बड़ी वैसी बात थी कि मुझे लगा कि और उनकी बात में एक जो है सच्चाई उनकी अपनी बात में थी भी, क्योंकि तमाम भाषाओं के लेखक उसमें अपनी कहानियाँ पढ़ रहे थे और वो जो लोग थे श्रोता वहाँ पर, वो तमाम भाषाओं को समझ पाने में सक्षम नहीं थे। केरल में हर जगह की अपनी जो मातृभाषा होती है तो लोग उसको ही समझ पाते हैं। तो इस तरीके से ये हुआ कि इसका एक अंग्रेज़ी तर्जुमा मैंने किया था और फिर उसको वहाँ भी पढ़ा था। तो ये इस कहानी की एक कहानी है और बस्तर पर लिखी हुई ये कहानी जो है वो इस संग्रह में जो कहानियाँ हैं उसमें ये एकमात्र उस तरीके से है। ज़ख्म कुहन दूसरी कहानी है और ये जो है लंबी है, मेरे ख्याल से 22 या 23 पेज में इसमें है ये। और नई जो कहानियाँ लिखी हैं उसमें से एक कहानी ये है। इस लिहाज से नई बोल सकता हूँ क्योंकि ये करीब 2.5 साल हुआ इसको लिखे हुए। और हंस के अंक में दो सवा दो साल पहले हंस की किसी अंक में आई थी। अंक मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा। उसमें ये कहानी प्रकाशित हुई थी। और बाद में भारत तिवारी एक ब्लॉग चलाते हैं, पत्रिका चलाते हैं शब्दांकन करके, उसमें उन्होंने इस कहानी को छापा था। तो ये दूसरी कहानी है इसमें, ज़ख्म कुहन। तीसरी कहानी कातिल की बीवी करके है और ये कहानी जो है साल 2018 की लिखी हुई कहानी है। ठंड का समय 2018 का, तब की ये कहानी है। और बाद में ये कुछ इसको मैंने सुधारा, कुछ इसको ठीक किया और समालोचन पत्रिका ने इसको पहली बार छापा था। तो ये तीसरी कहानी इसमें है, कातिल की बीवी। और चौथी कहानी इसमें जो है वो प्रलय में नाव तो बाद में, महारानी एक्सप्रेस है चौथी कहानी। यहाँ कई साथी जुड़े हैं जो मुझे दिख रहे हैं। प्रेम शंकर शुक्ल हैं, उर्मिला जी हैं और भी कई साथी हैं। सभी को मेरा नमस्कार। महारानी एक्सप्रेस जो है वो कहानी भी एक लंबा समय हुआ इसको लिखे हुए। और
ये कहानी एक क्रम के तहत लिखी थी। एक उपक्रम तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक जिसे कहें कि एक तरीके से एक चुनौती के रूप में जो है इसको लिखना हुआ। और एनटीपीसी का एक आयोजन था सिंगरौली में, और ये बात उसमें थी कि वहाँ के जो लोग वहाँ और उस क्षेत्र में और वहाँ रहते हैं, उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो तकलीफ़ें हैं और उनका जो दायरा है, उस पर कोई कहानी लिखी जाए। और कई हम लोग लेखक थे, तो हम लोगों ने सब ने अपने अपने तरीके से कुछ कहानियाँ लिखी थी। तो उसी में ये कहानी थी महारानी एक्सप्रेस, और एक बड़ा अच्छा संग्रह भी उसमें एनटीपीसी ने उस समय निकाला था, खिला है जो बिजली का फूल करके, और उसमें ये कहानी थी महारानी एक्सप्रेस कहानी। तो वो इसमें चौथी कहानी है। अब प्रलय में नाव कहानी जो है ये शीर्षक कहानी इसकी है, और दरअसल शीर्षक किसी किताब का इस तरीके से होता है कि जो शीर्षक अच्छा लगता है तो उसको किताब का शीर्षक बना दिया जाता है, या उसको किताब का शीर्षक बनाने की बात होती है। तो इस तरह प्रलय में नाव एक छोटा शीर्षक और कुछ ऐसा है कि वो इस किताब का शीर्षक हो गया। और नया ज्ञानोदय का कहानी विशेषांक था, 2 साल हो गए शायद, उसमें ये कहानी प्रलय में नाव आई थी। समालोचन ने भी इसको प्रकाशित किया था। रात की 12 खड़ी भी एक श्रृंखलाबद्ध कुछ कहानियाँ मैं लिखता रहा। जो कोविड का ये समय है, और कोविड के समय में जो हम सब लोगों की जो तकलीफ़ें हैं, साझा तकलीफ़ें, जिस तरीके से इस चीज़ को हम सब जो है फेस कर रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं, इससे गुज़र रहे हैं, उसके गिर्द कुछ कहानियाँ लिखने की कोशिश मैं करता रहा, जो कि कोविड और इस महामारी के को केंद्र में रख कर कह सकते हैं कि कुछ ऐसी कहानियाँ लिखी। तो उस श्रृंखला की ये पहली कहानी है, रात की 12 खड़ी, और संवेद पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। एक अच्छा उन्होंने उपक्रम ऐसा किया था कि उसमें कहानी प्रकाशित भी कर रहे थे, और उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है लेखक के द्वारा की हुई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, उसको भी उन्होंने उसमें जो है डाला था। तो उसमें ये संवेद के उस अंक में ये कहानी इस तरीके से आई थी। शीर्षक इसका है रात की 12 खड़ी। 9 8.5 9 पेज की ये कहानी, पृष्ठ की कहानी है। 13 नंबर वाली फायर ब्रिगेड भी बहुत पुरानी कहानी नहीं है। रात की 12 खड़ी मेरे ख्याल से सबसे नई कहानी इस संग्रह में की कहानियों में से होगी, क्योंकि ये बहुत बाद की है, तो ये सबसे नई है। 13 नंबर वाली फायर ब्रिगेड ये 7वीं कहानी है इसमें, और ये भी 2 साल हो गया इस कहानी को। और मुझे याद आता है कि जनवरी 2019 में तद्भव पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई थी, 13 नंबर वाली फायर ब्रिगेड। और ये इसमें कहानी 7वीं ये कहानी है। और आखिरी कहानी इसमें जो है वो है चित्र पर थरथराती उंगलियां। छोटी कहानी है ये भी, मुझे लगता है कि 3 पेज की ये कहानी है, चित्र पर थरथराती उंगलियां। और विष्णु नागर जी एक पत्रिका निकाला करते थे, जो साहित्य की पत्रिका तो नहीं थी, लेकिन वो उसमें कहानी के लिए एक जगह, मुकम्मल जगह कहानी के लिए इस पत्रिका में वो रखा करते थे।
उसमें उन्होंने इस कहानी को छापा था। पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 2014 की या 13-14 कुछ की बात है। ये चित्र पर थरथराती उंगलियां, तो ये आखिरी कहानी इसमें है। तो कुल इस तरीके से 8 कहानियाँ इस संग्रह में हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि लेखक के पास अपनी कहानियों पर कहने के लिए बहुत कुछ नहीं होता, कि वो क्या हैं और कैसी हैं। लोग पढ़ते हैं और पाठक और पढ़ने लिखने वाले लोग इस बात को तय करते हैं। ये उनका काम है तय करना कि कहानियाँ जो हैं वो इस संग्रह की वो कैसी कहानियाँ हैं। तो इतना ही इसमें कहूँगा कि 2012 से लेकर के पिछले 1 साल 2020 तक जो कहानियाँ कुछ हैं, तो जो कहानियाँ आती रही हैं वो उनमें से कुछ कहानियों का ये संग्रह है। और कहानियों की ये चौथी किताब होगी। 3 किताबें पहले आ चुकी हैं, तो ये चौथी कहानियों की किताब है, प्रलय में नाम शीर्षक से। जनसुलभ पुस्तकालय का एक अनुरोध ये भी था कि इसमें से कोई कहानी मैं पढ़ दूँ। कहानी सुनना अपने आप में एक ऐसा काम है, क्योंकि कहानी को बनने में समय लगता है, कहानी एकदम से नहीं बनती। थोड़ा सा ये कोई भी कहानी जो है उसको सुनना थोड़ा सा धैर्य मांगता है। तो एक कहानी इसमें से मैं पढ़ देता हूँ। आधा घंटा शायद लगे, आधा घंटा 35 मिनट करीब इसमें लगना चाहिए, 35 से 40 मिनट। तो यही कहानी पढ़ देता हूँ मैं, 13 नंबर वाली फायर ब्रिगेड। मेरे ख्याल से कहानी को शुरू करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत पुरानी कहानी ये नहीं है, और अंक मुझे तद्भव का याद नहीं आ रहा, लेकिन जनवरी 2019 में वो अंक आया था जिसमें ये कहानी आई थी। तो ये कहानी 13 नंबर वाली फायर ब्रिगेड। कहते हैं यह एक सच वाकया है जो यूरोप के किसी शहर में हुआ था। बताया यूँ गया कि एक बुज़ुर्ग औरत थी। वह शहर के पुराने इलाके में अपने फ्लैट में रहती थी, शायद बुडापेस्ट में, शायद एम्स्टर्डम में, या शायद कहीं और, ठीक मालूमात नहीं है। पर इससे क्या अंतर पड़ता है? सारे शहर तो एक से दिखते हैं, क्या तो बुडापेस्ट और क्या एम्स्टर्डम। बस वहाँ के बाशिंदों की ज़बानें मुख्तलिफ हैं, बाकी सब एक सा दिखता है। ज़बानें मुख्तलिफ हों तब भी शहर एक से दिखते रहते हैं। वह बुज़ुर्ग औरत ऐसे ही किसी शहर के पुराने इलाके में रहती थी, अकेली और दुनियादारी से बहुत दूर। यूँ उसकी 4 औलादें थीं, 3 बेटे और 1 बेटी। पर इससे क्या होता है? सबकी अपनी अपनी दुनिया है, सबकी अपनी अपनी आज़ादियाँ, सबकी अपनी अपनी जवाबदारियाँ। ठीक उसी तरह जैसे खुद उस बुज़ुर्ग औरत की अपनी दुनिया है, उसकी अपनी आज़ादी। सो साथ रहने का कहीं कोई ख्याल नहीं। साथ रहना दिक्कत देता है, इससे ज़िंदगी में खलल पड़ता है। पर उम्र को क्या कीजिए, वह बढ़ती रहती है और एक समय के बाद जिस्म साथ नहीं देता। वह इतना कमज़ोर हो जाता है मानो बीमार हो। 1-2 बार तो उस बुजुर्ग औरत की तबीयत इस कदर ख़राब हुई कि वह अपने फ्लैट में अकेली ही पड़ी रही। उसमें उठ बैठने तक की ताकत न रही। उसने डॉक्टर को फ़ोन पर ही बताया, डॉक्टर ने फ़ोन पर ही उसे दवाएं बता दी। उसने फ़ोन से ही दवाएं मंगा ली। देर रात उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उसे लगा मानो वह मर जाएगी, पर उसने किसी को फ़ोन नहीं किया, बस पड़ी रही। थोड़ी देर बाद सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक रिकॉर्डेड फ़ोन उसके फ़ोन पर सुनाई देता। आप ठीक तो हैं ना? और वह हाँ या हूँ में जवाब कर देती। तन्हाई में सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का फ़ोन राहत देता है।
सरकार ने इतनी सहूलियत दे रखी है कि किसी की मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसे पल भर को ख्याल आया कि वह फ़ोन पर कह दे कि वह मर गई। थोड़ी सी झुंझलाहट, थोड़ा सा रंज, थोड़ा दर्द और थोड़ी सी बेबाक आजमी यह तन्हाई, जाने क्या था कि वह ऐसा कहना चाहती थी कि वह मर गई, पर जानती थी कि ऐसा कहना ठीक ना होगा। कभी कभी उसका दूसरे नंबर का बेटा और इकलौती बेटी उसे देखने आते हैं। कभी कभी क्या, बल्कि उनके आने के दिन तय हैं। माह के दूसरे गुरुवार को बेटा आता है और तीसरे शनिवार को बेटी, पर वह अक्सर भूल जाती कि आज कौन सा दिन है। अगर याद रहता तो वह उनका इंतज़ार करती, अगर याद न रहता तो इंतज़ार न करती। एक बार तो यह भी हुआ कि वह अपनी बेटी को पहचान भी न पाई। बेटी यह सोचकर आई थी कि आज तो माँ उसका इंतज़ार कर रही होगी, पर यह क्या, वह तो उसे पहचान ही नहीं रही थी। उसने उसे कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाईं जिसमें वह और वे समंदर के किनारे खड़े हैं, पर वे तब भी बेटी को पहचान न पाई। बेटी ने उनके बिस्तर के पास एक फ़ोन लगवा दिया। फ़ोन में इमरजेंसी बटन थे। लाल बटन दबाने से एम्बुलेंस, पीला दबाने से फायर ब्रिगेड और हरा दबाने से सीधे सीधे बेटी को फ़ोन। बेटी ने सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी माँ के हालात के बारे में बताया। उन्हीं की सलाह पर यह फ़ोन उसने लगवाया था। पर उस दिन वह फ़ोन भी काम न आया। वे बुरी तरह से गश खा गई। तेज़ ठंड थी और उन्हें जोर का चक्कर आ गया। ज़मीन पर पड़े पड़े उन्होंने फ़ोन उठाया। उन्हें यह तो याद था कि यह फ़ोन है, पर बाकी कुछ भी नहीं। उन्हें यह भी याद न रहा कि वे कहाँ हैं, कब से हैं। बस इतना ही ख्याल आया कि यह फ़ोन है, इसके बटन दबाओ तो दूसरी तरफ किसी और से बात होती है। उनके सिर से खून निकल रहा था। उन्हें लाल, पीला और हरा बटन समझ न आया। उन्होंने फ़ोन के नंबरों वाला बटन दबाया, बेतरतीब, 1 बार, 2 बार, 3 बार। स्टीव का जब सेल फोन बजा तब वह एक कैफेटेरिया में बैठा था। रात के 8 बज रहे थे। हेलो, मेरा नाम क्रिस्टीना है, मैं एक बुज़ुर्ग हूँ, मैं गिर पड़ी हूँ। ओह, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मुझे यहाँ से निकाल लो, मेरे सिर से खून बह रहा है। आप घबराएं नहीं, आप कहाँ पर हैं ये बताएं, उसने कहा। मुझे याद नहीं मैं कहाँ पर हूँ। क्रिस्टीना की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मुझसे बात करते नहीं बन रहा, आप मेरी मदद करो। क्रिस्टीना ज़ोर ज़ोर से हाँफ रही थी। अच्छा यह बताओ, आपको आसपास क्या दिख रहा है? दीवार पर एक खिड़की है, आयताकार खिड़की, कांच वाली। और कुछ? क्रिस्टीना ने फिर कुछ नहीं कहा। बस फ़ोन पर उसकी सांसों की आवाज़ सुनाई देती रही। स्टीव कुछ देर तक फ़ोन पर हेलो हेलो बोलता रहा, पर जब सांसों की आवाज़ के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दिया तो वह थोड़ा बेचैन हो गया। स्टीव बेरोजगार है, वह 26 साल का है। उसने कुछ दिनों तक काम की तलाश की। रात दिन वह काम तलाशता रहा, पर इधर हफ्ते भर से वह काम तलाश कर थक गया है। अब वह फुर्सत में है। उसने काम तलाशने का काम मुलतवी कर दिया है। कैफेटेरिया के कांच के पार एक स्ट्रीट है, दूधिया मरकरी की रोशनी में जगमगाती पत्थरों वाली स्ट्रीट। कांच के ठीक बाहर स्ट्रीट से सटा एक पाथवे है। पाथवे पर अभी अभी 3 बच्चे भागते हुए खिड़की के सामने से निकले थे। कांच के कारण उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। स्टीव उसी तरफ देख रहा था। हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही थी। लैंप पोस्ट के नीचे एक अश्वेत लड़का खड़ा था, लबादे से कपड़े पहने, कानों में वॉकमैन लगाए, कुछ सुनता और सुने की धुन पर हाथ पैर हिलाता सा। मुझे एक कॉल करनी है, स्टीव ने कैफेटेरिया के काउंटर पर बैठे शख्स से कहा। काउंटर वाले शख्स ने स्टीव के हाथ में सेल फोन देखा। स्टीव ने देखा कि वह उसका सेल फोन देख रहा है। जब पास सेल फोन हो तो कोई क्यों काउंटर के लैंडलाइन से फ़ोन करेगा भला? स्टीव उसे नहीं बताना चाहता था कि उसके सेल फोन पर एक बुज़ुर्ग औरत है, बल्कि यूँ कहें कि उसके सेल फोन पर एक बुज़ुर्ग औरत की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही है। वह उसे नहीं काटना चाहता। मैं कॉल के पैसे दूंगा, स्टीव ने कहा। उसके पॉकेट में 6 यूरो हैं। 2 यूरो की उसने कॉफ़ी पी है। कुछ पैसे वह कॉल पर खर्च कर सकता है। हेलो हेलो, मेरा नाम स्टीव है, मुझे आपकी मदद चाहिए। फ़ोन के दूसरी तरफ शहर की फायर ब्रिगेड सर्विस का हेड था। काउंटर वाला शख्स अपने काम में मगन हो गया। किसी का फ़ोन सुनना बेअदबी है। किसी का फ़ोन न सुनना चाहिए।
इस मुल्क में कोई किसी के काम में दखल नहीं देता। यहाँ तक कि किसी को देखना, खासकर लगातार देखना भी गलत माना जाता है। नज़रबाजी करना तो एकदम ही गलत है। लोगों को लगता है कि ऐसा करने से दूसरा आदमी डिस्टर्ब हो सकता है। अभी कल ही इस कैफेटेरिया से लगी स्ट्रीट से 3 औरतें गुजरी थीं। तीनों टॉपलेस थीं। किसी ने भी उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। इस तरह तो किसी को ढूंढ पाना मुश्किल है। फायर ब्रिगेड स्टेशन का हेड फ़ोन पर स्टीव से कह रहा था, हम उस बुज़ुर्ग औरत को बचा सकते हैं। मैं तुम्हारे इरादों की तारीफ़ करता हूँ। यह बड़े ही सवाब का काम है, पर यह आसान काम नहीं लग रहा। दूसरी तरफ से फायर ब्रिगेड वाले आदमी ने कहा। उसने बताया था कि वह जिस कमरे में है उसमें बड़ी आयताकार खिड़की है, कांच वाली। हाँ होगी, पर इससे क्या होता है? इससे उसके बारे में कैसे पता चल सकता है? ऐसी खिड़कियाँ शहर के पुराने इलाके में हैं, वहाँ के घरों और फ्लैट्स में। एकदम सही। आपके पास कितनी फायर ब्रिगेड हैं? कुल 13, फायर ब्रिगेड वाले आदमी ने कहा। क्या आप सबको काम पर लगा सकते हैं? हाँ, अभी सभी स्टेशन पर खड़ी हैं, बहुत दिनों से खाली खड़ी हैं। इस बहाने वे भी काम पर लग जाएंगी। पर इससे क्या होगा? आप अगर उन सबको पुराने शहर रवाना कर दें, पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, और उनको बता दें कि वे सब अपना फायर अलार्म बजाते रहें, वो सब तो ठीक है, पर उससे क्या होगा? मेरे सेल फ़ोन पर उस बुज़ुर्ग औरत का फ़ोन होल्ड पर है। सेल फ़ोन में इतना पैसा है कि अभी वह 2-4 घंटे होल्ड पर रह सकता है। वो सब बातें सही हैं भाई, पर उससे क्या होगा? फायर ब्रिगेड वाला आदमी झल्ला रहा था। हो सकता है कि उस फायर अलार्म में से कोई अलार्म मेरे सेल फ़ोन पर सुनाई दे जाए और उससे उस बुज़ुर्ग औरत के फ्लैट का कुछ पता चले। आइडिया तो अच्छा है, चलो ऐसा करके देखते हैं, फायर ब्रिगेड वाले आदमी ने कहा। स्टीव ने काउंटर वाला फ़ोन रख दिया। फिर पल भर को अपने सेल फ़ोन पर क्रिस्टीना की सांसों की आवाज़ सुनी। फिर 2 बार हेलो हेलो किया, पर दूसरी तरफ से कोई जवाब न आया। कैफेटेरिया में दूसरी तरफ बैठे एक शख्स ने पल भर को उसे देखा। उसने उसे बेचैनी से सेल फ़ोन पर हेलो हेलो करते सुना। अगर दूसरी तरफ से हेलो हेलो का जवाब ना आए तो कौन भला इतनी दफ़ा बार बार हेलो हेलो करता है? लोग 1-2 बार हेलो हेलो करते हैं और फिर फ़ोन बंद कर देते हैं। कितना अजीब शख्स है, उसने सोचा। फिर दूसरी तरफ देखने लगा। कितना अजीब कि थोड़ी थोड़ी देर में हेलो हेलो कहता है, पर सेल फ़ोन को नहीं काटता। सेल फ़ोन पर लाल और हरा दोनों रंगों का सिग्नल चमक रहा है, यानी फ़ोन कटा नहीं है। फ़ोन पर बात भी नहीं हो रही है और वह कटा भी नहीं है। बस स्टीव थोड़ी थोड़ी देर में उस पर हेलो कहता है, पता नहीं क्या है। स्टीव बेचैन हो चला था। वह कैफेटेरिया के बाहर जाना चाहता है, पर लगता है जैसे अभी फायर ब्रिगेड के हेड का फ़ोन आएगा और काउंटर पर रखा फ़ोन घनघना उठेगा। उसने पल भर को बाहर देखा। लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा अश्वेत लड़का जा चुका था। उसके पीछे दीवार पर बना म्यूरल अब बिना किसी रोक के साफ साफ दिख रहा था। बस बर्फ़ थी जो आहिस्ता आहिस्ता गिर रही थी, म्यूरल को थोड़ा गैर वाज़ेह बनाती। म्यूरल में एक लड़की है जो दीवार पर रंग बिखेर रही है। लड़की की फ़्रॉक अपनी पूरी गोलाई में खुली है। उसने ऊंची हील के बाद भी खुद को पैरों से उचका रखा है। रंग दूर तक बिखरा हुआ है, जिसे वाकई में बकेट से फेंका जाता रंगीन पानी हो। अपनी बूंदकियों, धार, रिश्ते, रंग और छपाकों के साथ दीवार पर ही रुक गया हो। म्यूरल के ठीक सामने एक हाइड्रेंट है। लाल रंग का पाथवे के एक किनारे पर उस पर एक बिल्ली बैठी है और बिल्ली बैठी है अपने आगे के पैरों को अपनी ज़बान से चाटती। स्टीव को लगा अगर उसका सेल फोन एंगेज ना होता तो वह कांच के बाहर देखता हुआ सिंपली रेड का एक पुराना गीत, इफ़ यू डोंट नो मी बाय नाउ यू विल नेवर 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 नो मी, सुनता। तभी उसे ख्याल आया कि उसकी जैकेट में ईयरफोन है। उसने ईयरफोन का पिन मोबाइल में लगाया और एक स्पीकर को बाएं कान में लगा लिया। दाहिना कान उसने काउंटर के फ़ोन की घनघनाहट सुनने के लिए खुला छोड़ दिया। उसे क्रिस्टीना की सांसों की आवाज़ एकदम साफ सुनाई दे रही थी। उसने इससे पहले कभी सांसों की आवाज़ों को इतनी गौर से नहीं सुना था। अगर ज़रूरत ना हो तो लोग सुनते नहीं। सांसों की आवाज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सुनी जाए। अगर वक्त न होता तो शायद वह भी न सुन रहा होता। सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को क्रिस्टीना का फ़ोन नंबर देकर फारिग हो लेता। वह थोड़ा बेताब था।
जब वह खाली होता है वह मुश्ताक हो जाता है। इतना बेताब कि सांसों की आवाज़ जैसी बेजान आवाज़ भी जानदार लगती है। लगता है बस सुनते रहो। वह पहला है जो क्रिस्टीना की सांसों को इतनी गौर से सुन रहा है। खुद क्रिस्टीना को ही ना पता हो कि उसकी सांसों की आवाज़ कैसी है। यह एक बोर काम है बेशक, पर वह खुद को तसल्ली दे रहा है कि यह भी एक काम है। बाहर गिरती बर्फ़ तेज हो गई है। हाइड्रेंट पर बैठी बिल्ली जा चुकी है और तभी उसे सेलफोन पर क्रिस्टीना की सांसों की आवाज़ के साथ साथ एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वह कभी हाइड्रेंट की वह खाली जगह देखता है जहां बिल्ली बैठी थी, फिर सेलफोन पर सुनाई देती बिल्ली की आवाज़ सुनता है। उसके जहन में विंडोसिल से सरक कर खिड़की के भीतर बेआवाज़ कूदती बिल्ली का ख्याल आता है और फिर सेलफोन के एकदम पास सुनाई देती उसकी म्याऊं म्याऊं सुनाई देती है। उसे लगता है कि क्रिस्टीना फर्श पर पड़ी है। उसके सिर से निकले खून का चकत्ता ज़मीन पर फैला है। आहिस्ते से मुंह खोल म्याऊं करती बिल्ली खून के चकत्ते को सूंघती है, जैसे उसकी छोटी लाल ज़बान धीरे से गाढ़े हो चुके खून को छूती है। वह अपना सेल फोन लेकर बाहर आ जाता है। बाहर रोड पर जमी बर्फ़ पर गाड़ी के टायरों के निशान हैं। सफ़ेद बर्फ़ पर कैफेटेरिया के कांच पर लटकती रंगीन लाइटें चमक रही हैं। चारों ओर खामोशी है। आकाश चुपचाप बर्फ़बारी कर रहा है। पाथवे और घरों की ढलुआ छतों पर बेआवाज़ बर्फ़ गिर रही है। पास ही बर्फ़ में समा चुकी एक कार खामोश खड़ी है। खामोशी को चीरती उसकी आवाज़ थोड़ी देर तक सुनाई देती है। हेलो हेलो क्रिस्टीना, क्या तुम सुन रही हो? सेल फोन में बिल्ली की आवाज़ दूर जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है। बस सांसों की आवाज़ रह जाती है। वह बर्फ़ से ढकी स्ट्रीट चेयर बैठकर कान में ईयरफोन लगाकर उसकी आवाज़ को सुनता मुस्कुराता है। क्रिस्टीना के फ़ोन का स्पीकर ऑन है। वह थोड़ा ज़ोर से जब कहता है चले जाओ वहाँ से, ओ बिल्ली तू चले जा वहाँ से, जा दूर चली जा वहाँ से, भाग भाग, तब उसकी आवाज़ क्रिस्टीना के कमरे के उस फ़ोन के स्पीकर से उसके कमरे में गूंजती है, सुनाई देती है। वह काउंटर पर पहुंचता है। मेरा कोई फ़ोन था? लौटकर वह काउंटर वाले शख्स से पूछता है। काउंटर वाले शख्स ने थोड़ा हिकारत से उसे देखा, फिर उसने ना में अपनी गर्दन डुलाई। तभी उसे अपने सेल फोन पर सांसों की आवाज़ के साथ साथ फायर ब्रिगेड का अलार्म सुनाई दिया। लगातार बढ़ता सा अलार्म। उसने काउंटर पर रखे फ़ोन से एक फ़ोन मिलाया। काउंटर वाले शख्स ने उसे इशारे से मना किया। उसने कहा वह पैसे देगा। काउंटर वाले शख्स ने इशारा किया, यानी अच्छा है, कर लो। आप एक एक कर सभी फायर ब्रिगेड को अपना अलार्म बंद करने को कहो। उससे क्या होगा? फायर ब्रिगेड वाले ने पूछा। जब मेरे सेल पर सुनाई देने वाला फायर अलार्म बंद होगा मैं आपको बता दूंगा। इस तरह पता चल जाएगा कि उस बुजुर्ग औरत का फ्लैट किस फायर ब्रिगेड के पास है। एकदम, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। उस बुजुर्ग औरत का नाम क्रिस्टीना है, उसने बताया। ओह शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? तुम कम से कम किसी की परवाह कर रहे हो, इस बात का। जब फ़ोन पर फायर अलार्म बंद हुआ, स्टीव ने फिर से काउंटर से फ़ोन लगाया। काउंटर वाला शख्स चिढ़ चुका था, पर इस मुल्क में कोई किसी को लैंडलाइन का प्रयोग करने से मना नहीं कर सकता। ये बेअदबी है। पैसे देने की बात स्टीव कह चुका था, सो वह चुप रहा। कौन से नंबर की फायर ब्रिगेड? 13 नंबर की। फायर ब्रिगेड वाले आदमी ने कहा। बस उसका फ्लैट वहीं कहीं होगा आसपास। कैफेटेरिया में 4 लड़कियां आई थीं। उन सबके बालों और कंधों पर बर्फ़ के कतरे पड़े हुए थे। उनमें से एक लड़की स्टीव को देखकर मुस्कुराई थी। वे चारों थोड़ा दूर एक टेबल पर बैठ गई थीं। वह लड़की जो स्टीव को देखकर मुस्कुराई थी अब भी बीच बीच में उसको देख लेती थी। स्टीव खुद में मगन था। कोई जैज़, कोई पॉप, कोई नेटिव, पता नहीं, कुछ तो सुनता है ये लड़का। कितना मगन। पर स्टीव को ख्याल भी नहीं आया कि कोई कुछ सोचता होगा कि वह क्या सुन रहा है। जब करने को कोई काम न हो, आप बेरोज़गार हों, खाली खाली वक्त हो, तो ईयरफोन पर किसी बुज़ुर्ग औरत की सांसों की आवाज़ सुनने का तो ख्याल ही कितना बोड़म है कि किसी को कभी इसका इल्म भी ना हो। सो वह निश्चिंत था। दुनिया कुछ भी सोच सकती थी, सोचे अपनी बला से। ईयरफोन पर क्रिस्टीना की सांसों की आवाज़ थोड़ा मध्यम हो गई थी, मानो किसी कंदरा से आ रही हो। ध्यान से सुनने पर उसकी सांसों के बीच का अंतराल बढ़ गया लगता था। सांसों की आवाज़ कमज़ोर हो गई थी। पल भर को लगता
मानो क्रिस्टीना सो रही हो, पर दूसरे ही पल कोई डरावना सा ख्याल स्टीव को आता। उसे फायर ब्रिगेड के हेड की बात याद आई। तुम्हारे हौसले की मैं दाद देता हूँ, हम सब यहाँ ज़िंदगी बचाने के लिए ही तो हैं। उसे लगा मानो कुछ छूटा जा रहा है, कुछ जो ठीक नहीं हो रहा, कुछ जो बेचैन करता है, कुछ जिसके ख्याल से मन खौफजदा हो जाता है। वह कैफेटेरिया के बाहर आ जाता है। पाथवे पर चलता चलता फ़ोन पर फिर से ज़ोर ज़ोर से कहता है, हेलो क्रिस्टीना, हेलो, जागो, उठो, सुनो, एक बार बात करो, बोलो बोलो, तुम ठीक तो हो ना, हेलो हेलो। क्रिस्टीना के बंद कमरे में स्टीव की आवाज़ उसके फ़ोन से गूंजती है। फ़ोन में लगे स्पीकर से यह आवाज़ क्रिस्टीना के कमरे में गूंजती रहती है। आयताकार खिड़की का कांच कांपता है जब जब वह कहता है, जागो जागो, बोलो बोलो तो। आयताकार खिड़की का कांच अपने फ्रेम में कांपता है। उसकी आवाज़ पर फ़ोन का ब्लिंकर चमकता है। बात करो क्रिस्टीना, हेलो हेलो। हरा ब्लिंकर झिझकता सा चमकता है, बुझता है, चमकता है। अभी इसी कमरे एक 13 नंबर वाली फायर ब्रिगेड का सायरन भी गूंजा था। बाहर 13 नंबर की फायर ब्रिगेड का ड्राइवर खड़ा है। चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें हैं। इमारतों में हजारों आयताकार खिड़कियां हैं, कांच वाली आयताकार खिड़कियां। इन्हीं में से एक खिड़की क्रिस्टीना के घर की खिड़की है। आज फ्राइडे नाइट है। लोग अपने अपने घर छोड़कर जाने वाले हैं, शनिवार और इतवार की छुट्टियां मनाने। हर आयताकार खिड़की रोशनी से चमक रही है। वह फायर ब्रिगेड से उतरकर उन खिड़कियों को देख रहा है। पता नहीं इनमें से कौन सी खिड़की क्रिस्टीना के मकान की खिड़की है, क्रिस्टीना के फ्लैट की खिड़की है। वह माइक उठाकर ज़ोर ज़ोर से अनाउंस करता है, कृपया अपने अपने घरों की लाइटें बंद कर दें। हम एक बुज़ुर्ग औरत की तलाश में हैं जिसका नाम क्रिस्टीना है। वह अपने माइक से अनाउंस करता है, उसका नाम क्रिस्टीना है। क्रिस्टीना वह बुज़ुर्ग औरत है। वह चिल्लाता है। गिरती बर्फ़ के बीच से उसकी आवाज़ गूंजती है। गर्म कमरे में बैठे लोगों तक उसकी आवाज़ पहुंचती है। उसका नाम क्रिस्टीना है। क्रिस्टीना, ठंड से उसकी आवाज़ कांपती है। वह लगातार अनाउंस करता रहता है, कृपया लाइट बंद कर दें, इस तरह हम उसे ढूंढ पाएंगे। आप लाइट बंद कर देंगे तो हम उस खिड़की को देख पाएंगे जिसकी लाइट बंद नहीं हुई। चारों ओर से लोग उमड़े पड़ रहे थे। हर तरफ से लोग चले आ रहे थे फ्राइडे नाइट की तैयारियों के लिए। आगे वीकेंड था। पाथवे पर, स्ट्रीट्स में, पब में, रेस्तरां में, हर जगह लोग ही लोग। लोगों से टकराता चलता स्टीव लगातार बोल रहा था, हेलो क्रिस्टीना, हेलो हेलो, तुम सुन रही हो। हजारों जगमगाती आयताकार खिड़कियों वाली बिल्डिंग को देखता 13 नंबर वाली फायर ब्रिगेड का ड्राइवर बार बार अनाउंस कर रहा था। सब लोगों को उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। घर में कुछ लोगों ने आपस में एक दूसरे से पूछा, क्या तुम किसी क्रिस्टीना को जानते हो? एक आदमी ने एक दूसरे फ्लैट के आदमी से फ़ोन लगाकर पूछा कि वह जो बुज़ुर्ग औरत रहती है उसके पड़ोस में कहीं उसका नाम तो क्रिस्टीना नहीं? दूसरी तरफ से जवाब आया था, नहीं, उसका नाम तो सुजान है। हर तरफ 13 नंबर वाली फायर ब्रिगेड के ड्राइवर का अनाउंसमेंट सुनाई दे रहा है, लाइटें बुझा दें, कृपया लाइटें बुझा दें। भागती दौड़ती दुनिया बेखबर थी। अपनी धुन में जाने क्या क्या बड़बड़ाता स्टीव रास्ते से गुजरा जा रहा था। सुनो सुनो, बोलो बोलो, बोलो क्रिस्टीना। हजारों आयताकार खिड़कियों से आती रोशनियां बुझ रही थीं, एक के बाद एक, धीरे धीरे। क्या तुम जानते हो किसी क्रिस्टीना को? ना, नहीं, मैंने नहीं सुना। क्या कहा? कोई बुज़ुर्ग औरत है? पता नहीं, इधर कहीं ही रहती हो, क्या पता। इस तरफ? नहीं, नहीं दिखती वह। नहीं, नहीं तो इधर पर भी नहीं। हजारों आयताकार खिड़कियों की रोशनियां धीरे धीरे कर एक के बाद एक बुझती हैं। मैं किसी क्रिस्टीना को नहीं जानता, ऐसा कहकर एक आदमी ने बुझाई थी लाइट। पता नहीं कौन है, ऐसा कहकर दूसरे ने। एक चुपचाप गाना सुन रहा था। उसने पल भर को उसका नाम सुना था, क्रिस्टीना, और अपने बेटे को लाइट बुझाने को कहा था। एक ने बिना कुछ सुने ही बुझाती थी लाइट। एक बालकनी से झांक रहा था तसल्ली से लाइट बुझाने के बाद। बुजुर्ग औरत, ऐसा कहकर एक लंपट लड़के ने बुझाई थी लाइट। लाइटें बुझ रही थीं। बिल्डिंगों की दीवार से मिटती जा रही थी आयताकार खिड़कियों की खिड़कियाँ।
13 नंबर वाली फायर ब्रिगेड का ड्राइवर को लग रहा था कि जिस आयताकार खिड़की की लाइट न बुझेगी वह जरूर क्रिस्टीना के फ्लैट की लाइट ही होगी, जरूर वही होगी। आयताकार खिड़कियों की लाइटें बुझ रही थी लगातार। कौन है ये क्रिस्टीना? एक औरत ने झल्लाकर लाइट बंद करते हुए कहा था। उफ, ये क्या मुसीबत है। एक दूसरी ने अनमने ढंग से बात की थी। कैफेटेरिया में लोगों का सैलाब उमड़ आया था। एक गायिका गाना गा रही थी, कुछ लोग शराब पी रहे थे। बाहर आती जाती गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ें थीं। रात गहरा रही थी और शहर जाग रहा था। अंधेरा बढ़ रहा था और लाइटें जगमगा रही थीं। एक के बाद एक बर्फ़ गिर रही थी और शोर बढ़ रहा था। आखिर में सिर्फ 3 आयताकार कांच की खिड़कियां बची थीं। सिर्फ 3 आयताकार खिड़कियों से रोशनी आ रही थी, बाकी सब बंद थी। लोगों को पता था कि अगर बत्ती जलती रही तो अभी कोई फायर ब्रिगेड वाला आकर उसके फ्लैट की बेल बजा देगा। सबने बत्तियां बंद कर दी थीं। अब सिर्फ अंधेरे में डूबी इमारतें रह गई थीं। बर्फ़ फेंकते आसमान की ओर उठी भुती अंधेरी विशाल इमारतें, जिनमें से एक के 12वें माले पर तो एक के 7वें माले पर और एक के 11वें माले पर आयताकार खिड़की चमक रही थी। अंधेरे में डूबी विशाल इमारतें किसी प्रेत की तरह दिखती थीं। उनके निचले हिस्से रोड की लाइटें पड़ने के कारण चमक रहे थे और धीरे धीरे ऊपर की ओर अंधेरा बढ़ता जाता था। ऊपर के सारे हिस्से अंधेरे में समाये हुए थे। गिरती बर्फ में उनका विशाल भुतैल आकार दैत्य की तरह उठा हुआ था, आसमान से गिरती बर्फ के घनेपन में समाया हुआ। 2 इमारतें तो ऐसी थीं कि वे ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से अंधकार के समंदर में डूब गई थीं। 13 नंबर वाली फायर ब्रिगेड के पास खड़ी एम्बुलेंस की सायरन वाली लाइटें लुकझुक हो रही थीं। फायर ब्रिगेड के कुछ लोग उन आयताकार खिड़कियों वाले 3 फ्लैटों के दरवाजे चेक कर रहे थे। 2 के दरवाजे बाहर से बंद थे और एक अंदर से बंद था, उसे खोलने में मशक्क़त लगी। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड के हेड का मैसेज आया स्टीव के सेल फोन पर। लगभग आधा घंटे बाद हमने कर दिखाया, वह प्रसन्नता से बता रहा था। वह कैसी है? उसकी सांस बहुत कमज़ोर हो गई थी। मैंने अपने सेल फोन पर सुना था। स्टीव की आवाज़ में हड़बड़ाहट थी। अब ठीक है, उसे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। आपने मुझे आधे घंटे बाद बताया कि वह ठीक है। आपको तुरंत बताना चाहिए था। सॉरी स्टीव। फायर ब्रिगेड सर्विस के हेड ने स्टीव को मैसेज किया। 13 नंबर वाली फायर ब्रिगेड का ड्राइवर लौटने से पहले उन इमारतों की ओर देखता है। गिरती बर्फ के दरमियान जगमगाती हजारों आयताकार खिड़कियाँ। दूर एक खिड़की खुली है। एक बच्चा उसमें से झांक रहा है। वह उसे देखकर हाथ हिलाता है। इमारतों के बेसमेंट से गाड़ियाँ निकल रही हैं। लगातार एक के बाद एक कुछ लोग पैदल जा रहे हैं फुटपाथ पर। रात जैसे दिन में बदल रही है। 13 नंबर वाली फायर ब्रिगेड का ड्राइवर पिछले 12 दिनों से खाली था। उसे शहर का डाउनटाउन इलाके का एक हिस्सा मिला हुआ है। वहाँ बहुत कम वारदात होती है। पिछले 3 सालों में वहाँ आग लगने का कोई भी वाक़या नहीं हुआ। सिर्फ एक रेस्क्यू उन्होंने चलाया था एक स्कूल में, जिसकी 6ठी मंजिल पर एक शिक्षक ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और कमरे की खिड़की से लटक गया था। उसने फायर ब्रिगेड को स्टार्ट किया। अब कि उसने उस इमारतों की ओर नहीं देखा। उसे पल भर को खून से सना क्रिस्टीना का चेहरा दिखा। धीरे धीरे फायर ब्रिगेड सरकने लगी। लबादा पहरे एक बच्ची ने सरकती फायर ब्रिगेड को देखकर हाथ हिलाया। वह मुस्कुरा दिया। बच्चों की स्कूल की किताब में फायर ब्रिगेड की फ़ोटो होती है, इसलिए वे हाथ हिलाते हैं। उसके साथी ने उसे एक बार कहा था। चारों ओर रोशनी थी, इतनी रोशनी कि लगता था मानो बर्फ़ गिरना बंद हो गई हो। वह गाड़ी चलाता लौट रहा था। बीच बीच में हॉर्न के बजने से उसे थोड़ा अच्छा सा लगता था। स्टीव कैफेटेरिया से बाहर आ गया था। स्ट्रीट के किनारे किनारे पाथवे पर वह सीटी बजाता टांगे नचाता चल रहा था। पाथवे पर कोक की एक खाली केन पड़ी थी। उसने उसे पैरों से मारने अपनी दाहिनी टांग पीछे की, फिर पल भर को रुका और केन को उठाकर पास रखे डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन खरगोश के आकार का था। खरगोश के आकार को देखकर उसने इस तरह हाथ हिलाया जैसे किसी का अभिवादन करता है। पास से गुजरते एक आदमी ने उसे पल भर को देखा। शराब पिए है, यह ख्याल उसके जहन में आया। उसे नहीं पता था कि स्टीव की जेब में सिर्फ 1.5 यूरो थे और रम का एक पैक 3 यूरो में आता है। उसे यह भी नहीं पता था कि स्टीव को पल भर के लिए शराब पीने की इच्छा हुई थी।
पब के सामने खड़े खड़े उसने अपने पॉकेट से पैसे निकाल कर गिने थे। उसे काउंटर वाले शख्स पर गुस्सा आया जिसने उससे फ़ोन करने के 4 यूरो ले लिए थे। उसे पैसे देते वक्त उसे लगा था कि वह उसे बता दे कि वह एक मर रही बुजुर्ग औरत की मदद कर रहा था, पर ऐसा कहना उसे ठीक न लगा। अगर यह सुनकर भी वह मना कर देता तो उसे दुख होता। अपने दुख की खातिर उसने उसे यह बात न बताई। उस लड़की ने जो कैफेटेरिया में उसे घूर रही थी, उसी ने उससे कहा था कि अगर वह चाहे तो वे दोनों शराब पीने चल सकते हैं, पर उसने इनकार कर दिया था। सामने मुख्य चौराहा है, बर्फ़ में दफन। रोड के किनारे पेड़ों की एक कतार जिनकी टहनियों पर पत्तों पर बर्फ़ गिर रही थी। बर्फ़ से ढके उनकी शंक्वाकार चोटियाँ आसमान की ओर उठी थीं, खामोश और मरी हुई। पेड़ों के नीचे नीचे गाड़ियों की लाइटों की चकाचौंध थी जो अचानक बढ़ गई थी और बढ़ती जा रही थी। सामने घंटाघर पर लटकी घड़ी में 12:35 हुए थे। किसी को समय देखने उस घड़ी की दरकार नहीं है। लगता है मानो वह बरसों से रुकी हो, उसका चलना भी रुका हुआ जान पड़ता है। बर्फ़ की चादर मोटी होती जा रही है और साथ साथ गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ बढ़ती जा रही है। हेलो, मेरा नाम स्टीव है, उसने अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी क्रिस्टीना को देखते हुए कहा। क्रिस्टीना ने कुछ नहीं कहा, वह चुप थी। डॉक्टर ने बताया कि क्रिस्टीना को कुछ भी याद नहीं। उसकी उम्र 86 साल है। फिर सिर की चोट, पता नहीं उसे कभी याद भी आई या नहीं कि उसके साथ क्या वाक़या हुआ था। स्टीव ने थोड़ा झिझकते हुए उसके पास फूलों का गुलदस्ता रख दिया। क्रिस्टीना ने उसे पल भर को देखा और फिर दूसरी तरफ देखने लगी। स्टीव ने सोचा था कि वह उसे बताएगा कि उसको ढूंढने पूरे 1306 घरों के लोगों ने अपने अपने घरों की लाइटें बुझा दी थी। है ना कितनी अद्भुत बात। एक के बाद एक उन घरों की लाइटें बुझती रहीं। इस तरह हजारों की संख्या में वे लाइटें बुझीं। उसने अच्छा किया जो उसने उसे बता दिया कि वह जहाँ बंद है वहाँ एक आयताकार कांच वाली खिड़की है। सच कितना अच्छा दिखता होगा इस तरह हजारों आयताकार खिड़कियों की रोशनियों का बुझता जाना किसी 86 साल की बुजुर्ग के लिए। यह सोचकर वह आया था कि वह कहेगा कि उसने पूरे 4 घंटे तक उसकी सांसों की आवाज़ सुनी थी। उसकी सांसों की आवाज़ सुनते हुए उसे सिंपली रेड का एक बहुत पुराना गीत याद आया था। तभी क्रिस्टीना की बेटी आ गई। स्टीव से मिलकर वह खुश हुई। क्रिस्टीना उसे पहचान न पाई। इनके घर में बिल्ली आती है, शायद किसी खिड़की से। वह कोई पालतू बिल्ली नहीं है, ये खतरनाक हो सकता है, स्टीव ने क्रिस्टीना की लड़की से कहा। अरे मुझे नहीं पता, मुझे कभी नहीं दिखी, पर वह है, आप यकीन करिए। अच्छा, मैंने इनके फ़ोन पर हरा बटन भी लगवाया था ताकि सीधे मुझे रिंग कर पाएँ, पर पता नहीं क्यों मुझे फ़ोन नहीं आया। क्रिस्टीना की बेटी को उसके बेटे ने कहा था कि वे फ़ोन पर हरा बटन न लगवाएं। वही हरा बटन जिसके दबाते सीधे क्रिस्टीना का इमरजेंसी मैसेज उसे मिल जाता। मान लो क्रिस्टीना ने वह बटन दबाया और तुम वक्त पर उस तक न पहुंच पाई तो? उसके बेटे ने शंका जाहिर की थी। उसने कहा था कि कम से कम सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को तो वह बता ही देगी, भले क्रिस्टीना तक ना पहुंच पाए। उसका बेटा उसके इस तर्क पर चुप हो गया था। सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले कह रहे थे कि क्रिस्टीना का फ़ोन व्यस्त था। उन्हें लगा वह कहीं बात कर रही है, सो उन्होंने मान लिया कि वह ठीक है। ओह, अरे ऐसा भी हुआ था क्या? स्टीव ने नहीं कहा कि फ़ोन की दूसरी तरफ वह था, इसलिए फ़ोन एंगेज था। मैं काम में लगी रहती हूँ, मेरे पास एक पल भी खाली नहीं। इस वाक़ये की बात भी मुझे आज पता चली, पूरे 2 दिन बाद। फायर ब्रिगेड वालों का मैसेज था, 2 दिन पुराना मैसेज जो मैं आज देख पाई। अरे पर मैं व्यस्त नहीं रहता, मैं बेरोजगार हूँ, उसने कहा। ओह, ऐसी कोई बात नहीं, ये होता रहता है, ये ज़िंदगी है। हाँ, ये तो है। 13 नंबर वाली फायर ब्रिगेड का ड्राइवर कह रहा था कि उसके पास पिछले 3 सालों से कोई काम नहीं रहा। उसे क्रिस्टीना की मदद करने का यह काम अच्छा लगा। बड़ा भला मानुस है। आज शाम जॉर्ज भी आ जाएगा। जॉर्ज? मेरा छोटा भाई, बहुत दूर से आ रहा है, यूएस से। क्रिस्टीना को बहुत चाहता है। ओह, फायर ब्रिगेड सर्विस का हेड कह रहा था कि उनके पास कोई काम नहीं रहता, काम होकर भी वे बेरोजगार जैसे ही हैं, कि उनके पास बहुत सारा वक्त है। दोनों पल भर को चुप हो गए। क्रिस्टीना को उनकी बात का ओर छोर समझना आ रहा था। उसने खामोशी में खलल डालते हुए कहा,
अच्छा लगता है कि इस दुनिया में कुछ लोगों के पास वक्त है, कि वे खाली हैं, कि वे फुर्सत में हैं, वे इतने व्यस्त नहीं कि किसी की परवाह भी ना पाल पाएं। दोनों ने क्रिस्टीना की तरफ देखा। स्टीव ने देखा क्रिस्टीना की आंखों में आंसू थे। आंसुओं के साथ वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। माँ, ये स्टीव है और मैं तुम्हारी बेटी रेबेका। क्रिस्टीना की बेटी ने उसके पास आकर धीरे से कहा। क्रिस्टीना ने स्टीव को पल भर को देखा और नज़रें फेर लीं। उसने अपनी बेटी को इस तरह देखा मानो किसी अजनबी को देख रही हो। रेबेका ने स्टीव की ओर देखकर धीरे से कहा, सॉरी। स्टीव ने कहा, कोई बात नहीं। रेबेका ने कहा, क्रिस्टीना डांसर थी। स्टीव ने कहा, अमेजिंग। बैले करती थी क्या? रेबेका ने कहा, नहीं, एग्जॉटिक करती थी। स्टीव ने कहा, ओह। रेबेका ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, उसने खुद ये काम किया था। हमने बहुत कठिन दिन गुजारे। स्टीव ने कहा, समझ सकता हूँ। रेबेका ने कहा, क्रिस्टीना खूबसूरत थी, उसे डांस में ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे। स्टीव ने कहा, क्रिस्टीना आज भी खूबसूरत है। रेबेका ने कहा, हाँ, पर अब उसे कुछ याद नहीं रहता। स्टीव ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा अगर क्रिस्टीना समझ पाती, उसकी याददाश्त आ जाती, तो उसके पास कितना कुछ था उसे बताने को, पर उसे तो इस वाक़ये का इल्म तक नहीं। स्टीव अस्पताल से लौट रहा था। उसके सेल फोन पर 13 नंबर वाली फायर ब्रिगेड के ड्राइवर का फ़ोन था। वह कह रहा था कि वे जब क्रिस्टीना के कमरे में घुस रहे थे, तब उस कमरे में उन्हें स्टीव की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फ़ोन से उठती स्टीव की आवाज़, हेलो हेलो क्रिस्टीना, बात करो, कुछ कहो। उसने कहा कि वह चाहता तो स्टीव को बता सकता था कि उन्होंने क्रिस्टीना को ढूंढ लिया है और अब फ़ोन पर यह सब कहने की ज़रूरत नहीं। वह चाहता उस फ़ोन को बंद भी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। तुम जो कह रहे थे कि आधा घंटा बाद बताया, कि तुम्हें क्रिस्टीना की मिल जाने की खबर तुरंत क्यों नहीं बताई? आधे घंटे बाद क्यों बताई? तुम उस बात का बुरा न मानो स्टीव, तुम मेरी बात को समझो। उसने कहा, क्या अंतर पड़ता है जो तुम्हारी आवाज़ अकेले कमरे में गूंजती थी स्टीव? हो सकता है क्रिस्टीना को ले जाने के बाद भी उस खाली कमरे में जहाँ उसका खून बिखरा था, जहाँ वह लाल पीले और हरे बटन वाला फ़ोन लावारिस पड़ा था, जहाँ कांच को थामे दीवार पर जमी थी आयताकार खिड़की, जहाँ फर्श पर थे क्रिस्टीना के गिरने और बेहोश होने के निशान, जहाँ ठंड में जम रहा था फर्श पर बिखरा उसका खून लाल से गहरा काला लाल होता, जहाँ कोई बिल्ली थी अब भी दरवाजे के पीछे छिपी, वहाँ तब भी तुम्हारी आवाज़ गूंजी हो स्टीव। हो सकता है तब भी गूंजी हो, 13 नंबर वाली फायर ब्रिगेड का ड्राइवर उससे कहना चाहता था। तो ये कहानी हुई 13 नंबर वाली फायर ब्रिगेड। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष रूप से जन सुलभ पुस्तकालय का कई दिनों से उनकी ये बात थी और आज जो है ये हो गया कि एक कहानी पाठ इस नए कहानी संग्रह से, और इस पर जो है कुछ बात भी। तो इतना ही, और आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।